अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल शुरू करूँगा। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल का मकसद क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल, सबसे पहले मैं अगर टर्मिनोलॉजी पे बात कर लूँ तो डिस्ट्रक्टिव मीन्स ब्रेकडाउन। डिस्टिलेशन मीन्स हीटिंग्स और कूलिंग्स, एक प्रोसेस होता है। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल का मकसद ये होता है कि वो प्रोसेस जो कोयला को हीट अप करने से हमें जो प्रोडक्ट हासिल होता है, इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल कहते हैं। The process of breakdown of coil. Process of breakdown of coil by heatings in the absence of oxygen is known as destructive distillation। यानी वो प्रोसेस जो कोयला को हीट अप करने से जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं, इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल कहते हैं। यानी इसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होते हैं। यानी क्योंकि ऑक्सीजन इसी वजह से शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। लिहाजा सिर्फ कॉयल को हीट अप करते हैं, हरारत देने से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट हासिल होते हैं, इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। अब कोयला को हीट अप करने से ये कोयला हीट अप करने से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट हासिल होते हैं। एक होता है कोक्स, दूसरे नंबर पे कोल टार, तीसरे नंबर पे अमोनिक लिक्विड्स, और चौथे नंबर पे कोल गैस। यानी अगर कोयला को हम लेट सपोज कोयला को हमने 1 टन लिया, यानी 1 टन कोयला को हम हीट अप कर लें, तो इसमें 700 kg कोक्स होता है, 100 लीटर्स कोल टार होता है, 50 लीटर्स अमोनिक लिक्विड होता है, 400 मीटर क्यूब्स कोल गैस होता है। जो सॉलिड की स्टेट में होते हैं वो केजी की हालत में होते हैं। यानी ये कोक्स जो होते हैं ये सॉलिड की स्टेट में थे। कोल टार और अमोनिक लिक्विड जो होते हैं ये लिक्विड्स की स्टेट में होते हैं, इसी वजह से हमने लीटर लगाए। और ये गैस की वजह से होता है। लिहाजा अगर 1 टन कोयल को हीट अप करने से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट हासिल होते हैं, एक कोक्स, कोल टार, अमोनिक लिक्विड, कोल गैस। अब हर एक को तरतीब के साथ, तफसील के साथ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कोक्स क्या होता है। कोक्स जो होते हैं ये कोयला की हीट अप करने से बनते हैं, जिसका शक्ल होते हैं ग्रे हार्ड फॉर्म होता है। दूसरे नंबर पे उसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये CS
हम क्या करते हैं, कोक को रिप्रेजेंट करते हैं। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम कोक हासिल करते हैं, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम कोक हासिल करते हैं, इसको हम कुकिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ obtaining a कोक्स इज़ नोन एज ए कुकिंग्स। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 2000, यानी कोक्स कोयला से हासिल करने के लिए 2000 से ज़्यादा टेम्परेचर दरकार होते हैं, यानी मोर देन, हायर देन या मोर देन 2000 सेंटीग्रेड a coke will be obtained। कोक्स यानी कोक will be obtained। उसकी कंपोजिशन पे हम बात करेंगे। कंपोजिशन ऑफ कोक्स, ये 2 कंटेंट पे मुश्तमिल होता है, एक मेजर कंटेंट, एक माइनर कंटेंट। मेजर कंटेंट में ज़्यादा मिकदार में कार्बन होता है, जबकि माइनर स्टेट में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होता है। ये हमने कोक की कंपोजिशन पे बात की है। यूजेस ऑफ कोक्स, कोक किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस, H2+CO, ये वाटर गैस होता है, वाटर गैस। दूसरा ये यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मेटल को एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये सिलिका होते हैं SiO2, इसके साथ हम कोक ट्रीट करते हैं तो इससे Si सिलिका प्लस CO हासिल होता है। दूसरा जो होता है 2Fe2O5 प्लस 4C, इससे होता है 4Fe प्लस 5CO2, यानी इसे प्योर मेटल आयरन हासिल होता है। ये कोक की यूज़ होता है, यूज़ इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। कोक्स यूज़ इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, ये घरों और सनत में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कोल टार्स। कोल टार्स coal tar exists in the
एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंसिस्ट यानी कंसिस्ट या कंपोज्ड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कोल्टार जो होते हैं इसमें ज़्यादा मिक़दार ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होता है। अराउंड अबाउट 10,000 जो होते हैं इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं 10,000 इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल्टार में शामिल होते हैं, जिसमें 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन होता है और बाकी पता नहीं किन में कौन कौन सी कंपाउंड शामिल होते हैं। और ये 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए इसमें मुख्तलिफ़ कंपाउंड हासिल होते हैं, जिसमें बेंजीन होता है, नेफ्थलीन भी होते हैं, ज़ाइलीन भी होते हैं, नेफ्थलीन ETC इसमें शामिल होते हैं कोल्टार में। अब थर्ड नंबर जो होते हैं ये अमोनिकल लिक्विड्स होते हैं। अमोनिकल लिक्विड ये भी इट आल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है। अगर हम उसकी कंपोजिशन पे बात कर लें तो इसमें NH3 NH4 पॉजिटिव आयन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं ETC। ये अमोनिया इस्तेमाल होता है इन फर्टिलाइज़र, यूज़ इन फर्टिलाइज़र, अमोनिया फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, अमोनिकल लिक्विड को हम एक्वस अमोनियम हम कह सकते हैं। एक्वस अमोनिया या इसको हम कोल्टार भी कह सकते हैं, कोल्टार या अमोनियम वाटर भी कह सकते हैं, अमोनिकल लिक्विड भी। अब चौथे नंबर पे कोल गैस। कोल गैस को हम टाउन गैस भी कह सकते हैं, टाउन गैस।
और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं, इसको हम वाटर गैस यानी वाटर गैस भी कह सकते हैं, यानी H2+CO। टाउन गैस क्यों कहते हैं इसको? टाउन गैस इस वजह से कहते हैं कि ये घरों में पाइपलाइन के ज़रिए जाकर मुख्तलिफ़ मकासद के लिए घर वाले इस्तेमाल करते हैं। बर्निंग यानी कुकिंग और लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कोल गैस की कंपोजिशन पे बात कर ले कंपोजिशन ऑफ कोल गैस, तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथाइलिन, ये कोल गैस में शामिल होते हैं और ये मुख्तलिफ़ रेशो में मौजूद होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होते हैं ये 50% होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 10% होता है और मीथेन गैस 35% होता है और इथाइलिन जो होता है ये 5% मौजूद होता है। तो शॉर्टली मैं एक दफ़ा फिर सारा टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉइल। Destructive distillation of coil means breakdown. The process of breakdown of coil by heating in the absence of oxygen. ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोयला को हीट अप करने से जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉइल कहते हैं। अगर हम कोयला को 1 टन लें और इसको हम हीट अप कर लें तो इससे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट हासिल होते हैं। इसमें कोक्स, कोल टार, अमोनियम लिक्विड और कोल गैस शामिल होते हैं। अगर हमने 1 टन लिया है तो इसमें 700 kg जो होते हैं ये कोक्स होते हैं, 100 लीटर कोल टार, 50 लीटर अमोनियम लिक्विड और 600 मीटर क्यूब्स कोल गैस। अब हर एक पॉइंट को हम तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। कोक्स ये ग्रे हार्ड फॉर्म होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और जो प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम कोक हासिल करते हैं इसको हम कुकिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ obtaining a coke is known as a cooking. More than 2000 centigrades will required for obtaining a coke. Composition of cokes ये 2 कंपोनेंट पे मुश्तमिल होते हैं, एक कार्बन मेजर कंपोनेंट्स, एक माइनर। मेजर कंपोनेंट में कार्बन ज़्यादा मिकदार में होता है जबकि माइनर में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फ़र शामिल होते हैं। यूजेस ऑफ कोक को हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर गैस की फॉर्मेशन के लिए, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे कोल टार जो होते हैं ये लिक्विड की हालत में मौजूद होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होते हैं। 10,000 तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होते हैं जिसमें 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड मालूम होते हैं। अब इस 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मालूम होते हैं ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम जुदा कर सकते हैं जिसमें बेंजीन, ज़ाइलिन, नेफ्थलीन और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होते हैं। तीसरे नंबर पे अमोनियम लिक्विड्स
ये भी लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है। अगर हम उसकी कंपोजिशन पे बात कर लें तो इसमें अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, फास्फोरस, सल्फ़र ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं। ये अमोनिया जो होते हैं ये फर्टिलाइज़र के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसको हम एक्वस अमोनिया भी कह सकते हैं। अमोनिकल लिक्विड को हम एक्वस अमोनिया या अमोनियम एक्वस अमोनिया भी कह सकते हैं। चौथे नंबर पे कोल गैस। कोल गैस रिप्रेजेंट वाटर गैस। कोल गैस को हम वाटर गैस भी कह सकते हैं जिसका फार्मूला H2+CO। कोल गैस को हम टाउन गैस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये घरों में लाइटिंग के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उसकी कंपोजिशन पे बात कर लें तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और इथाइलिन शामिल होते हैं। तो इसमें 50% हाइड्रोजन, 10% कार्बन मोनोऑक्साइड, 35% मीथेन और 5% इथाइलिन। तो ये आज का टॉपिक है कॉल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल। सलाम।